हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले नव शास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला। नव शास्त्रीयतावाद को इंग्लिश में बोलते हैं नियो क्लासिज्म, नियो क्लासिज्म। और स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। नियो क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट जो था वो शास्त्रीय कला, मतलब ये प्रोपोर्शन परफेक्शन जो एक्चुअल में कैप्चर हुआ है वो शास्त्रीय कला। रंग यूज़ किए जाते थे गॉड, और वस्त्र शास्त्रीय कला के। सब्जेक्ट जो होते थे वो माइथोलॉजिकल ग्रीक रोमनस के। ये कह लें कि जो पौराणिक पेंटिंग्स बनाई गई है वो ग्रीक और रोमन की। चलें देख लेते हैं नियो क्लासिज्म के बारे में थोड़ा। नियो क्लासिज्म 1770 से लेकर के 1830 तक चला। इसके प्रणेता हैं विकलमैन, विंकलमैन, ये विकलमैन। और इसके जनक हैं फाउंडर, जो अभी जेआरएफ के एग्जाम में भी क्वेश्चंस 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना था, जैक लुइस डेविड। डेविड कौन है? डेविड फाउंडर, जन्मदाता है। और यहाँ की नियो क्लासिज्म की फर्स्ट पेंटिंग है होरेशिया का प्रण, इंग्लिश में बोलते हैं ओथ ऑफ होरासी। ओथ ऑफ होरासी 1785 ईस्वी में ये पेंटिंग बनाई गई है जैक लुइस डेविड के द्वारा। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। यहाँ के अन्य कलाकार हैं इग्र, इग्र बहुत फेमस है, मूर्तिकार हैं फ्लैक्सनैन, धोखाल्ड, एंथनी कोनावा। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक टेक्निक पर जोर देती है। नौ शास्त्रीय कला, नियो क्लासिज्म। मुख्य शास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 18वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, जो ये फ्रेंच एकेडमी की स्थापना हुई थी वो हुई है 1648 में। 1850 के बाद की जो कला है उसको 4 पार्ट में 19वीं शताब्दी, 1850 क्या हो जाएगा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी की जो कला है उसके 4 ड्यूरेशन हुए हैं, 4 धाराएं निकली हैं, जिनमें से है सपोज कीजिए ये 19 सेंचुरी। 1850 4 कला कौन कौन सी है? पहली है नियो क्लासिज्म, सेकेंड है रोमांटिज्म, थर्ड है रियलिज्म और फोर्थ है इम्प्रेशनिज्म। नियो क्लासिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच एकेडमी के बाद 1850 की कला के बाद नव शास्त्रीयतावाद का स्टार्टिंग हो गया था। उसके बाद स्वच्छंदतावाद आया, फिर उसके बाद यथार्थवाद आया, फिर उसके बाद प्रभाववाद आया। तो देख लीजिए, ये जो नियो क्लासिज्म फ्रेंचाइजी एकेडमी कह रहे हैं ये 19वीं शताब्दी के कला को कहा गया, 1850 के कला को। ठीक। और ये जो हमने डिस्कस किया था 1648 ईस्वी में फ्रेंच एकेडमी की स्थापना हुई थी। कलाकार एग्जीबिशन केवल उसी जगह पे करते थे फ्रेंच में। बाद में लूव्र म्यूजियम पेरिस में 1793 ईस्वी में निर्णय लिया गया कि एक संग्रहालय खोला जाए। तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन खुली लूव्र म्यूजियम पेरिस में, और यहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह एग्जिबिट होते थे वो पूरे देश से, पहले सिर्फ वो अपने ही जगह वालों का एग्जीबिशन करते थे, फिर पूरे वर्ल्ड का एग्जीबिशन होने लगा और आर्टिस्ट को अवार्ड भी दिया जाने लगा था। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ग्रीक शैली ने महत्व दिया। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। लुई 15 के शासनकाल में कला और साज सज्जा की ग्रीक मूर्तियों को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ था। फ्रेंच प्रतिष्ठित समाज में ग्रीक मूर्तियों के प्रति अभिरुचि बढ़ने का कार्य लुई के प्रेयसी मैडम पाम्पादूर के वास्तुकलाकार भाई ने किया।
तत्कालीन इटली में उत्खनन हो रहे थे जिनमें प्राचीन ग्रीक वास्तुकला व मूर्तिकला की रोमन प्रतिकृतियां प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही थीं। चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर नई चित्रकला शैली को जन्म देने के कार्य प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जैक लुइस डेविड ने किया। यह शैली नवशास्त्रीय नाम से प्रसिद्ध हो गई। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? टर्नर ने। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? जैक लुइस डेविड ने। जैक लुइस डेविड का जन्म हुआ था 1748 ईस्वी में। महत्वपूर्ण कलाकार हैं ये और इनकी 1825 में मृत्यु हो गई थी। और रोकोको शैली के कलाकार बूशे तथा वियन इनके गुरु रहे हैं। 1792 में जैक लुइस डेविड फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा में चुने गए। इनकी आकृतियां व वेशभूषा यूनानी व रोम की वस्त्रों की योजना, पेंटिंग्स देखिएगा काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक है। अगर पेंटिंग देखेंगे तो उसमें ही खो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चलें तो देखिए, इनको नेपोलियन का दरबारी चित्रकार भी कहा जाता था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेपोलियन का दरबारी चित्रकार कौन है, तो जैक लुइस डेविड है। इनके शिष्य थे जेराश, ग्राड और अभ्र। इनका कोटेशन है अपना रंग की अपेक्षा रेखा तथा घनत्व का महत्व है, संवेदन से विचार प्रेष्ठ है। किसका कोटेशन है? तो जैक लुइस डेविड के। इनके जो सब्जेक्ट्स होते थे वो ओल्ड माइथोलॉजिकल मीन्स प्राचीन पौराणिक इनके सब्जेक्ट्स मैटर होते थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार्ट कर लीजिएगा, कला का आधार तर्क होना चाहिए। इनकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ट्रियम्फ ऑफ मिनर्वा, हिंदी में कहते हैं मिनर्वा का विजय। सेकंड पेंटिंग है ओथ ऑफ होरासी, जो नियो क्लासिज्म की पहली पेंटिंग है। होरेशिया का प्रण। जैक लुइस डेविड का कोटेशन है कला का आधार तर्क होना चाहिए। और इनके जो सब्जेक्ट्स मैटर होते थे वो ओल्ड माइथोलॉजिकल मीन्स प्राचीन पौराणिक को इन्होंने कैप्चर किया है। इनके शिष्य थे जेराश, ग्राड और अभ्र। इन्होंने फ्रेंच एकेडमी के व्यक्ति चित्र चित्रित किए थे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप नेट जेआरएफ के एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, पहली पेंटिंग है मिनर्वा का विजय। मिनर्वा का विजय को इंग्लिश में ट्रियम्फ ऑफ मिनर्वा कहते हैं। होरेशिया का प्रण, बुड्स के पुत्रों का निधन की खबर, सुकरात की मृत्यु, द डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, सेबाइन का बलात्कार, द रेप ऑफ सेबाइन, मारा की मृत्यु, द डेथ ऑफ मारा, गेत की महिला और बूट्स के पुत्रों का शव का दहन। और नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी सिंहासनारोपण। जितनी भी पेंटिंग हमने डिस्कस किया है ये आप किसी भी एग्जाम से बैठेंगे, अगर वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैक लुइस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? नवशास्त्रीयतावाद, नियो क्लासिज्म। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, किस कलाकार के अंतर्गत आती है? नियो क्लासिज्म, नवशास्त्रीयतावाद। सॉक्रेटिस की मृत्यु, डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, नियो क्लासिज्म की पेंटिंग है। आर्टिस्ट जैक लुइस डेविड ने बनाई है ये पेंटिंग। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उजले तौर पर देखा गया है। रोकोको, रोकोको की पूर्व पीठिका है नियो क्लासिज्म। एंड ऑफ द रोकोको नियो क्लासिज्म स्टार्ट हो गया था। रोकोको 18th सेंचुरी का है। रोकोको के फाउंडर हैं टू आर्किटेक्ट, दो वास्तुकार हैं, रॉबर्ट द कुट्टी एंड जैम मेरी ऑन्टोनोई। रोको का अर्थ होता है रॉक कट। देखिए, रोकोको बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था इसमें पेंटिंग्स इस तरह की बनाई गई हैं, लाइक
बिल्डिंग्स वगैरह जिस तरह से गॉथिक में बनाए जाते थे कि भवन ऊंची लगती थी वास्तविकता से, तो यहाँ पर उस तरह से नहीं बना करके डेकोरेटिव बनाई गई हैं रोकोको में। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया है, वह कौन सा काल है? फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच एकेडमी की स्थापना हुई है 1648 में। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। जैक लुइस डेविड। और इग्र भी हैं। इग्र महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जेआरएफ में तो इग्र से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ हुराशी, हिंदी में बोलते हैं होरेशिया का प्रण, 1784 ईस्वी के द्वारा बनाया गया। जैक लुइस डेविड ने बनाया है। और ये कहाँ पर है ओथ ऑफ हुराशी? तो लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? स्वच्छंदतावाद इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। देखिए रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट चला था यूरोप में, फ्रांस में ही, और इसके आर्टिस्ट हैं जेरिकाल्ट और दिलाक्रा। स्टार्ट हुआ था 1800 टू 1819, 1800 से 1890 तक फ्रांस में चला। स्वच्छंदतावाद इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसकी फर्स्ट पेंटिंग है मेडुसा का बेड़ा, द राफ्ट ऑफ मेडुसा, लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है, और ये पेंटिंग बनाई गई थी 1890 में। और यहाँ के चित्रकार हैं, ये पेंटिंग के चित्रकार हैं जेरिकाल्ट, थियोडोर जेरिकाल्ट, और स्वच्छंदतावाद के जनक कहे जाते हैं दिलाक्रा को। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दिलाक्रा जनक हैं स्वच्छंदतावाद के, और इनकी फर्स्ट पेंटिंग है स्वच्छंदतावाद की, दिलाक्रा की नहीं है, जेरिकाल्ट की है। और ये वाद प्रभावित था ज्या जॉक रूसो से। रोमांटिसिज्म में बेसिकली पेंटिंग्स कैसी बनाई जाती थी? तो देखिए पेंटिंग्स बनती थी, स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने कला के द्वारा अपने स्वप्न साकार करने की चेष्टा की। स्वच्छंदतावाद का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखिए रोमांटिसिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, रोम का मतलब होता है कहानी, तो कहानी से आप समझ लीजिए स्वच्छंदतावादी बेसिकली स्टोरीज को डिपिक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आधुनिक अति यथार्थवादी के बाद स्वच्छंदतावाद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। स्वच्छंदतावादी रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट ने बाह्य अनुभूति के अपेक्षा आंतरिक अनुभूति को अधिक महत्वपूर्ण दिया है। स्वतंत्रता की लालसा व संबंधों की त्याग इसका आकर्षण रहा है। यह आंदोलन ज्या जॉक रूसो से, उनके विचारों से प्रभावित था। ज्या जॉक रूसो ने विचारों में यह कहा है कि जिस तरह जन्म से मनुष्य एक कच्चा घड़ा की तरह होता है, जिसे जिस तरह मोल्ड करो वो वैसे मोल्ड हो जाएगा। रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट की जो कलर स्कीम रही है वो लयात्मक रेखांकन एवं चमकीले कलर्स को इन्होंने यूज किया है। अब डिवाइडेशन बताती हूँ कि स्वच्छंदतावाद को कैसे डिवाइड किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाद है इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ज़रूर, लेकिन ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये रोमांटिसिज्म में स्वच्छंदतावाद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट जो चला है वो सामाजिक फ्रांस में, ये सामाजिक पेंटिंग्स जो बनाते थे वो जेरिकाल्ट, दिलाक्रा और गोया बनाते थे। ठीक, और दूसरे वाद में रखा गया है प्राकृतिक को। प्राकृतिक में हमारे आ जाएंगे टर्नर, कॉन्स्टेबल और विलियम ब्लैक, जॉन क्रोम और डेविड काक्स। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉरी 12 नंबर है, स्वच्छंदतावाद का अर्थ किससे है, संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना से। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? थियोडोर जेरिकाल्ट ने। थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद या स्वच्छंदता? निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? दिलाक्रा का। दिलाक्रा को जनक कहा जाता है स्वच्छंदतावाद का। दिलाक्रा का कोटेशन था, रंग चित्रकला की आत्मा है। इन्होंने रंगों के द्वारा प्रकाश के क्षणिक स्थितियों को
व्याख्यान किया, मतलब कैप्चर किए थे। ठीक। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है टार्जन का न्याय, यमलोक दानव वर्जिल, कियोस का नरसिंहार, सारदाना पालूस की मृत्यु, शिरो का नरसिंहार, और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुरक्का का सुल्तान। कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? दिलाक्रा की पेंटिंग है। स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करते थे? तो घर में लाशों को रख के पेंटिंग्स बनाते थे आर्टिस्ट जेरी कर्ल। मेडुसा का बेड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्ट ऑफ मेडुसा, चित्र किसने चित्रित किया? थियोडोर जेरिकाल्ट ने 1819 में। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है ये पेंटिंग। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम है? थियोडोर जेरिकाल्ट। पेंटिंग ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब अभी के एग्जाम्स में नहीं, टीजीटी पीजीटी में नहीं, नेट जेआरएफ में बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की? बादलों की सुंदर पेंटिंग करते थे आर्टिस्ट टर्नर। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेंटिंग चांदनी रात में समुद्री दृश्य। उसके बाद है कोहरे से उगता हुआ सूर्य, सन राइजिंग थ्रो वेपर। नेक्स्ट पेंटिंग है आकाश के भव्यता के रूप में। इन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं। पंचक्की के नदी तट, मून लाइट, द स्नो स्टोर्स, हेलशिप, फाउंटेन ऑफ इंडोलेंस, द बर्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट। टर्नर ने पेंटिंग्स बनाई हैं। चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया? चांदनी रात में समुद्री दृश्य टर्नर की पेंटिंग है। विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे? विलियम ब्लैक रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर रहे हैं। देखिए विलियम ब्लैक जो थे वो इंग्लिश पोएट, मतलब कवि, पेंटर, प्रिंट मेकर, आर्टिस्ट, इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। लाइक हॉरेबल सीन्स को डिपिक्ट करते थे। उनको अपने विंडो से डेविड वगैरह दिखाई देता था। तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, हाँ विलियम ब्लैक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, द सॉन्ग ऑफ एक्सप्रेशंस, द बुक ऑफ जॉब और डिवाइन कॉमेडी। देखिए डिवाइन कॉमेडी दांते की स्टोरी है, लेकिन विलियम ब्लैक की पेंटिंग है। ठीक। विलियम ब्लैक प्रकृति को शैतान मानते थे, मतलब डार्किस्ट को। इन्होंने टेम्परा तथा प्रिंट मेकिंग में भी काम किए हैं। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है, डिवाइन कॉमेडी विलियम ब्लैक की पेंटिंग है। अगर यहाँ पर चित्रकार नहीं दे करके पूछ लेता डिवाइन कॉमेडी किसकी है, तो वो है दांते की। दांते, दोनों ध्यान रखिएगा, पेंटिंग है विलियम ब्लैक और दांते की बुक है। फ्रांसिस दी गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो फ्रांसिस दी गोया रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1746 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1828 में स्पेन में। स्पेन के आर्टिस्ट हैं। इन्हें आधुनिक कला के महान जन्मदाताओं में से एक माना जाता है। देखिए जो ये हैं फ्रांसिस दी गोया, इनको संधि चित्रकार भी माना जाता है, संधि कलाकार, स्पेन का संधि कलाकार। इनका कोटेशन है माई ब्रश हैज़ नो राइट टू बेटर देन मी। मुझसे बेहतर दिखाने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है। फ्रांसिस दी गोया ने बुल फाइटिंग साड़ युद्ध बनाए थे, साड़ युद्ध का चित्र बनाए थे लिथोग्राफी में। और इसी साड़ युद्ध को पिकासो ने बनाया है, पिकासो ने भी बनाया है, लेकिन इन्होंने लिथोग्राफी में बनाई है।
फ्रांचेस दे गोया की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इनकी फर्स्ट पेंटिंग है द स्लीप ऑफ रीजन, 1799 में इन्होंने एचिंग में बनाई है। द न्यूड माजा ऑयल ऑन कैनवस में बनाया है 1797 में। 1800, 3 साल लगे थे ये पेंटिंग कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है द क्लॉथ माजा ऑयल ऑन कैनवस में 1800 टू 1805 तक इन्होंने कंप्लीट किया है, 5 साल में। सेकंड में, थर्ड में सैनिक कार्यवाही, झूला, सत्य की मृत्यु, बुल फाइटिंग लिथोग्राफी में, आंख में चौली, युद्ध की भयानकता, पुत्र भक्षक, द ब्लैक आ चुका है एग्जाम में। लैश डिस्प्यूट्स ये भी एग्जाम में आ चुका है। स्लिप ऑफ रीजन, प्रोटेस्ट मैस्टर ये भी एग्जाम में आ चुका है। लव एंड डेथ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक हमने जितना डिस्क्राइब किया है सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं।